हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से मैं BCA 031 जो इग्नू के BCA में जो है उनका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन C++। इसका मैं दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला वीडियो है और मैं इसको प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन बना के डाल दूँगा। दिसंबर 2022 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्विच मत हो जाइएगा, सुन लीजिए, आप लोग के काम का ही है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहली बात, ये जो सब्जेक्ट है ना BCA 031, ये आप कह सकते हो ना काफ़ी बेसिक, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक तरह से कह सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं इसमें, और इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ने को होता भी नहीं है। ठीक है, आप अगर इसका प्रीवियस 4 ईयर को भी देख लोगे ना तो आपको दिखेगा कि बहुत अलग क्वेश्चन तो है ही नहीं, एकदम सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं इसका ये थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये है क्या सब्जेक्ट। तो देखिए, प्रोग्रामिंग इन C++। तो अभी तक आप सेकेंड सेमेस्टर तक जो पढ़ रहे थे सारा प्रोग्राम आप लोग का C में था, है ना। जो भी कोड वोड भी था वो सब भी C में करने को था, लेकिन अब आया है C++ का एंट्री। ठीक है, तो देखिए C और C++ में बेसिक डिफरेंस ये था ना कि C++ में ऊप्स का हुआ था, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, C++ में, और C में वो चीज़ नहीं था। तो बस इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा आएगा ऊप्स से क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन। तो आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5-6 तो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, है ना, डेटा हाइडिंग हो गया। तो इस तरह के 5-6 तो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप इस 5-6 कॉन्सेप्ट को भी अगर स्टार्टिंग में पढ़ लेते हो ना सिर्फ, तो आपका समझ लीजिए 30-40 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गया, सिर्फ ऊप्स कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है, आप पेपर देख लीजिएगा, आपको वही मिलेगा। आपसे पूछ लेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स बताइए, है ना, इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स बताइए। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर आप उसको एकदम एक एक टॉपिक उठाओगे और उसका सब कुछ पढ़ लोगे ना, तो आप आराम से इसमें पास हो जाओगे। पास होने के लिए तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, रही बात प्रोग्राम की, अगर प्रोग्राम नहीं लिखने आता है मत लिखिएगा आप। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। और अगर इसमें कुछ कुछ होता है, जैसे कि फंक्शन भी पूछ लेता है, तो उसमें भी फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, ये सब आप लोग को भी उसी में आ जाएगा सारा। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट का ही टाइप में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरी बात, ये जो इसमें जितने भी प्लेलिस्ट होते हैं, और अगर आप नए मेरे व्यूअर हो तो अगर आप प्लेलिस्ट वीडियो का लेंथ देख के मत घबरा जाइएगा कि अरे ये तो 15 मिनट का है, ये तो 20 मिनट का है, इतना ज़्यादा देर का कैसे मैं देखूँगा या दिखूँगी। देखिए, मेरा वीडियो जो होता है ना, मैं पहले आप लोग को टॉपिक जो होता है वो समझा देता हूँ। ठीक है, उसका आंसर बता दिया। उसके बाद जब वो प्रोग्राम रहता है ना, कोड, मैं उस कोड का एक एक लाइन को बताता हूँ। ठीक है, कि पहले ये काम किया, उसके बाद यहाँ पे आए तो ऐसे काम किया, और ये कॉल किए हैं तो कहाँ काम करने किया, कैसे वर्क करेगा, मैं वो सब बताने लगता हूँ। ठीक है, एकदम डिटेल में। इसलिए वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आप एकदम देख सकते हो। फिर मैं लास्ट में एक बार पूरा आंसर का एक रिवीजन टाइप का भी करवा देता हूँ कि पहले ये काम किए, फिर कोड में ऐसे काम हुआ, फिर कोड ऐसे वर्क हुआ। इसलिए वीडियो का लेंथ आपको अगर ज़्यादा लगता है तो वो मत सोचिए। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। अगर एक रात पहले भी देख रहे हो तो भी कर सकते हो, आराम से करिएगा। वीडियो का स्पीड बढ़ा दीजिएगा और आराम से देखिए। अब थर्ड बात, देखिए, बहुत सारे लोगों जो होते हैं इग्नू में, उनके पास वक्त नहीं होता है लिखने का। तो अभी जो मैं सारा आंसर करवाऊंगा, ये तो आप या तो खुद यहाँ से वीडियो से देखिए और लिख लीजिए, या फिर अगर आपको पास वक्त नहीं है और आपको लिखने का नहीं है तो ये PDF जो है ना, पूरा कंप्लीट PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वाला PDF आपको चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आइए, मैसेज कर दीजिएगा BCA 031 का दिसंबर 2022 वाला सॉल्यूशन चाहिए, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन हाँ, ये जो PDF है ये फ्री नहीं है, ये पेड PDF है, तो आपको इसको परचेस करना होगा। आप वहाँ पे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, कंप्लीट PDF। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन? आर इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग द सेम? एक्सप्लेन। तो पूछ रहा है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है
और इनकैप्सुलेशन और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या सेम होता है? तो देखिए इनकैप्सुलेशन के बारे में पूछा है, तो देखिए इनकैप्सुलेशन भी जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसी को ऊप्स बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन इज़ अ मेथड दैट हेल्प्स रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल मॉड्यूल, ठीक है। इनकैप्सुलेशन करना मतलब उसको क्या करना, रैप कर देना, ठीक है, सिंगल डेटा में। समझे कि बहुत सारे डेटा है, उसको आप रैप करके एक सिंगल डेटा एक मॉड्यूल में लेके आ गए हो, ठीक है, वही हुआ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ब्रिंग्स टुगेदर द डेटा एंड द मेथड दैट मैनिपुलेट द डेटा इनटू अ सिंगल कंपोनेंट एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेस, ठीक है। तो वही हुआ, मैंने बता दिया कि क्या करता है, ये सिंगल कंपोनेंट में लेके आ जाता है डेटा को। और ये ऐसा क्यों करता है? ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके उस सभी डेटा को बाहर के इंटरफेस से। तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन, बहुत सिंपल सा मीनिंग था, ठीक है। और कोई भी आपको पूछेगा ना तो पहला लाइन यही लिखेगा, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ये लिखेगा, दिस इज़ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद उसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि ये क्या करता है, डेटा को रैप कर लेता है एक मॉड्यूल में, सिंगल मॉड्यूल में। और ये ऐसा क्यों करता है? ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके आउटसाइड इंटरफेस से, आउटसाइड उसके जितने भी कंपोनेंट है उससे बाहर के उसको रोक सके, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आर इनकैप्सुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग द सेम। तो देखिए इन्फॉर्मेशन हाइडिंग या डेटा हाइडिंग बात सेम ही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग पूछे या डेटा हाइडिंग पूछे बात सेम ही है, दोनों एक ही है। तो आइए देखिए, इसमें पूछा है कि क्या इनकैप्सुलेशन और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग सेम है, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि डेटा हाइडिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ डेटा हाइडिंग। तो उसके लिए भी मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है टॉपिक वाइज, मैं वो बता रहा हूँ इसमें। तो ये देख लेते हैं डेटा हाइडिंग। तो इसको कैसे लिखेंगे, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स डेटा हाइडिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ क्लास फ्रॉम इनलीगल एक्सेस। देखिए डेटा हाइडिंग से भी आप सिंपल समझ रहे हो, क्या करता है, ये डेटा को हाइड करता है। क्यों हाइड करता है? ताकि कोई जो सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड करता है, ताकि कोई इनलीगल एक्सेस उसको ना कर सके, ठीक है। जैसे कि कोई अटैक हो गया या फिर कोई गलत यूज़ के लिए कर सकता है, तो इसलिए वो डेटा हाइडिंग का यूज़ करता है। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही है, देयरफॉर डेटा हाइडिंग प्रोटेक्ट्स द डेटा मेंबर फ्रॉम बीइंग चेंज्ड और हैक्ड, ठीक है। तो डेटा हाइडिंग का यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर क्यों प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं उसमें कोई चेंजेस ना हो जाए या फिर कोई हैक ना कर ले। तो ये हो गया डेटा हाइडिंग, ठीक है। देखिए ये जो मैं आपको बताया ना डेटा हाइडिंग, ये आपको एक कह सकते हो टॉपिक के तौर पे मैं आपको लोग को बता दिया हूँ, लेकिन अगर एग्ज़ाम में लिखने के बोलेगा तो देखिए ये वाला लिखेगा आप डायरेक्ट। पहले इनकैप्सुलेशन के बारे में लिख दिया मैंने, बता दिया इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये लिखेगा, पूछा है कि इनकैप्सुलेशन और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग सेम होता है क्या, तो उसको लिखेंगे। ये देखिए डेटा हाइडिंग या इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि ये सब क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। डेटा हाइडिंग हेल्प्स प्रिवेंट द इनलीगल और अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है। बस वही लिखा मैंने डेटा हाइडिंग के बारे में, ये जो यहाँ पे बताया है वही पूछा है कि ये सेम होता है कि अलग अलग होता है। तो मैंने वही डेटा हाइडिंग के बारे में हल्का बता दिया है कि डेटा हाइडिंग हम लोग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है इनलीगल और अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ठीक है, क्लास में से आने में, ठीक है। वाइल इनकैप्सुलेशन हेल्प्स इन दी रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड इनसाइड अ क्लास, ठीक है। जबकि इनकैप्सुलेशन क्या करता है, हेल्प्स इन रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड इनसाइड अ क्लास, ठीक है। डेटा को रैप करने के लिए या डेटा मेंबर को या मेथड को रैप करने के लिए एक सिंगल क्लास में, यहीं पे मैं बताया था, देखिए रैपिंग अप फॉर डेटा इंटर सिंगल मॉड्यूल या क्लास। तो ये हो गया। द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन इज़ दैट डेटा हाइडिंग फोकस ऑन दी सिक्योरिटी, ठीक है। जैसा कि हम लोग को पता है कि डेटा हाइडिंग क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पज से होता है, वाइल इनकैप्सुलेशन फोकस ऑन हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। और जो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये क्या करता है, हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम को, यानी कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना ज़्यादा उसमें कोड हुआ है, क्या वर्क कर रहा है पीछे से, वो सब नहीं दिखता है। वो एक ही सिंगल मॉड्यूल में ले आता है
ताकि उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। तो डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन सेम नहीं होता है, क्योंकि डेटा हाइडिंग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि आपका सभी डेटा को एक साथ लाने के लिए। तो ये हो गया, ठीक है, इसका पूरा डेफिनेशन। तो मैंने आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में भी बता दिया, डेटा हाइडिंग के बारे में भी बता दिया, और डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन दोनों के बारे में बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें ये जो लिखा हूँ मैं लास्ट पॉइंट, ये कोई अलग या कोई ज़्यादा कुछ नहीं है ना, सब कुछ वही सेम चीज़ है जो यहाँ पे मैं बताया इनकैप्सुलेशन में, डेटा हाइडिंग में, वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे भी। तो आप भी एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखिएगा। मैं ये जो जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा ना, सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। आप एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे लिख के आ सकते हो, और तरीका यही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन किया है, तो आप भी ऐसे स्टार बना दीजिएगा, इनकैप्सुलेशन लिखिएगा और उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा, उसी के साथ लिखिए या नीचे लाइन में भी लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। अब आइए 1 का बी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन, हाउ इज़ इट हैंडल्ड इन C++, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आता ही है, और ये कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करके भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए वो भी पूछा है, और मैं आपको बताऊंगा अभी पूरा एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दूसरा टॉपिक भी इसमें से आ जाएगा तो आप लिख सकते हो आराम से। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है एक्सेप्शन। तो व्हेन एग्जीक्यूटिंग C++ कोड, जब हम लोग C++ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, डिफरेंट एरर्स कैन अकर, ठीक है, यानी कि डिफरेंट एरर आ सकते हैं, जैसे कि कोडिंग एरर्स मेड बाय द प्रोग्रामिंग, यानी कि जब आप कोड कर रहे हो और उसमें कोई एरर आप थ्रो कर दिए हो, जैसे इंट लिखने की जगह INT की जगह पे आप INP लिख दिए, कुछ भी हो सकता है, सिंपल सा एरर, कोई वर्ड एरर, और या फिर एरर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट एक्सेट्रा, या फिर आपको इनपुट करने बोला है कि इंट में करो, इंटीजर में करो 1 2 3 और आप कर दिए हो ABC। तो इस तरह के जो भी होते हैं प्रॉब्लम, एरर जो आते हैं, इसी को बोलते हैं व्हेन एन एरर अकर्स C++ नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट अ एरर मैसेज, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी एरर आएगा तो क्या करेगा, C++ रुक जाता है और एक जनरेट करता है एरर मैसेज को, और इस टेक्निकल टर्म को ही कहते हैं C++ विल थ्रो एन एक्सेप्शन या फिर एरर, ठीक है। एक्सेप्शन को एक तरह से समझिए एरर होता है। अब आप समझ गए हो, आप इसको लिखने का तरीका अलग कर सकते हो कि इन C++ व्हेन वी एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम एनी कोड, और उसके बाद क्या बोलते हैं डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं, जिस क्या क्या एरर्स हो सकता है, जैसे कोडिंग एरर हो गया, लिखने में एरर हो गया, या फिर कोई रॉन्ग इनपुट की वजह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी एरर आते हैं तब क्या करता है C++ प्रोग्राम रुक जाता है और एक एरर थ्रो करता है, जिसे हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, है ना। तो बस वही है, मैंने एकदम इस तरीके से लिखा है, आप अलग ढंग से लिख सकते हो, लेकिन ये भी तरीका एकदम बेस्ट है और एकदम ईजी भी है। देखिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लिखा हूँ मैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ इट हैंडल्ड इन C++, यानी कि पूछ रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो वो इसको भी एकदम अच्छे से देखिए। आप ना इस क्वेश्चन को अब ये मत दीजिए करी इस क्वेश्चन के हिसाब से आप पढ़ रहे हो, अब ये मत दीजिए, ठीक है। आप टॉपिक के हिसाब से पढ़िए। जैसे अभी एक्सेप्शन के बारे में जान गए आप, है ना, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जानिए। ये टॉपिक समझ के पढ़िए, इसको क्वेश्चन को भूलिए अभी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++ कंसिस्ट ऑफ 3 कीवर्ड्स, ठीक है, ट्राई, थ्रो एंड कैच। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है, इन 3 कीवर्ड के जरिए होता है, एक ट्राई, थ्रो और कैच। अब ये ट्राई, थ्रो और कैच क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अभी देखिए मैंने एक्सेप्शन के बारे में बताया था, क्या एक्सेप्शन क्या होता है, एक तरह का एरर होता है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, ये एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, यानी जो गलती हुआ है, एरर हुआ है, उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। तो आप देख लेते हैं इसके बारे में, ट्राई, थ्रो एंड कैच। तो द ट्राई स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड्स टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स वाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। यानी कि ट्राई नाम से क्या बोला है, ये क्या करता है, स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि कुछ कोड को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि उसमें कोई एरर है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ट्राई का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप पूरा एक कोड को रन कर रहे हो, तो आप पूरा कोड में आपको कहाँ एरर आया है वो नहीं पता चल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि कुछ पार्ट कोड का उठाओ और चेक करो कि अच्छा इसमें कोई एरर है क्या। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्राई का यूज़ करेंगे।
तो द ट्राई स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स, ठीक है, वाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। कब चेक करने के लिए? एग्जीक्यूट जब हो रहा है उस वक्त चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ट्राई का। इसी तरह से आप देखिए थ्रो का। द थ्रो कीवर्ड्स थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड विच लेट अस क्रिएट अ कस्टम एरर, ठीक है। अब थ्रो से ही आपको समझ में आ रहा है और ये सिंपल लाइन से आप समझ गए कि क्या करता है। ये क्या करता है, थ्रो कीवर्ड जब कोई एक्सेप्शन मिल जाता है तो उसको थ्रो करता है, यानी कि दे देता है हम लोग को। यानी कि थ्रो एक्सेप्शन मतलब क्या, कोई एरर जब आता है तो उसको थ्रो करता है, बता देता है हम लोग को। तो द थ्रो कीवर्ड थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड, ओके, विच लेट अस क्रिएट अ कस्टम एरर, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग एरर को अब चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें किसी तरह का चेंज कर सकते हैं। तो इससे होता है थ्रो कर देता है, कोई एरर आया है तो उसको। इसी तरह से आप देखिए कैच, ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है, हाउ इज़ इट वर्क्स। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो या लिखिएगा, एकदम ऐसे लिख दीजिएगा, जहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग आया आप ऐसे एग्जाम में लिख के आइएगा। क्वेश्चन कोई भी हो आप ये लिख के आ सकते हो, नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। अब देखिए थ्रो के बारे में देख लिए, अब कैच के बारे में देखते हैं। द कैच स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। यानी कि अब देखिए जैसे हम लोग ट्राई ब्लॉक क्या किए थे कि ब्लॉक ऑफ कोड को टेस्ट करने के लिए दिए थे कि क्या इसमें एरर है कि नहीं, ठीक है। अब अगर उसमें एरर मिल जाता है तो हम लोग को क्या करना है, उसको कैच कर लेना है, ठीक है। जो एरर हमको ट्राई में मिला ना, ट्राई सिर्फ हमको ढूंढ के दे दिया कि भाई एरर है, लेकिन उसको पकड़ेगा कौन, कैच कौन करेगा, तो कैच, ठीक है, कैच स्टेटमेंट उसको कैच कर लेगा। ट्राई में वो हम लोग डाले हैं सिर्फ कि इसमें भाई बताओ कि इसमें कोई एरर है कि नहीं, एरर हुआ कि फट से ये कैच में भेज देगा कि हाँ भाई एरर है, ठीक है। तो ट्राई और कैच को समझिए दोनों साथ में है, थ्रो अलग है, ठीक है।